पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि मिस्टर कांग दोकी और गोन का झूठ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो ना शादीशुदा कपल होने का। मुझे समझ आ गया है कि तुम दोनों की असल में शादी नहीं हुई है। और एपिसोड 6 की शुरुआत यही से होती है। दोकी और गोन कुछ झूठ बोलकर मिस्टर कांग को कन्विंस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मिस्टर कांग बोलता है कि अब हमारी डील नहीं हो सकती और वो उनके घर से बाहर आ जाता है। दोकी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो भागकर मिस्टर कांग के पीछे जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे झूठ बोल दिया। आपको तो पता चल ही गया होगा कि गोन मेरी पत्नी नहीं है। हम दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन हमारा एक ही सपना है कि हम दोनों का एक घर होना चाहिए इस शहर में। इसलिए हम दोनों ने ये ड्रामा किया, ये एक्टिंग की, ताकि हम दोनों को आपका सपोर्ट मिल जाए। गोन भी आकर मिस्टर कांग से माफी मांगती है और मिस्टर कांग जो बहुत गुस्से में था वो अचानक स्माइल करने लगता है। वो दोकी और गोन को बोलता है कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे क्या बोला था? मैं सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जिनमें मुझे जुनून दिखता है, जो अपना खुद का घर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सच बात है कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन इस झूठ के लिए तुम दोनों ने शादीशुदा कपल होने की एक्टिंग की और इस बात से मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तुम अपना खुद का घर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर कांग दोकी और गोन को बोलता है कि तुम दोनों में वो जुनून है जो मुझे चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। और फिर मिस्टर कांग इन दोनों को नए अपार्टमेंट्स दिखाने लेके जाता है। अपार्टमेंट देखने के बाद दोकी और गोन बहुत एक्साइटेड होने का नाटक करते हैं और मिस्टर कांग भी इन दोनों को ऐसे देखकर खुश हो जाता है। मिस्टर कांग फिर बोलता है कि मैं तुम दोनों को जल्दी कॉल करूंगा अगले प्रोसीजर के बारे में बताने के लिए, लेकिन उतने वक्त में दोकी तुम अपनी बीवी का ख्याल रखना, क्योंकि वो अब प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर दोकी और गोन के होश उड़ जाते हैं और गोन बोलती है कि ये आप क्या बोल रहे हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो मिस्टर कांग बोलता है कि तुम अब तक जानती नहीं हो, लेकिन तुम अब जल्दी माँ बनने वाली हो। और वहाँ से मिस्टर कांग चला जाता है। इस पूरी सिचुएशन के बारे में संगचल और टीम मिलकर डिस्कशन करते हैं और संगचल बोलता है कि अगर सोयोन अडॉप्टेड है तो हमें उसके अडॉप्शन के कागज मिलने चाहिए थे, लेकिन अब तक हमें एक भी प्रूफ नहीं मिला है। इसका मतलब कांग और उसके साथी मिलकर इन बच्चों को किसी और तरीके से अपने पास लेकर जा रहे हैं। दोकी बोलता है कि सोयोन की ड्राइंग्स देखकर हमें ये तो पता चल गया है कि सोयोन और बाकी के बच्चों को किसी जेल जैसी जगह में रखा गया था जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सोयोन और बाकी के बच्चों को किस हालत में रखा गया था। सारे बच्चों को एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा है और क्योंकि बच्चे कहीं भाग कर नहीं जाने चाहिए, इसलिए इस कमरे के सारे खिड़कियों को जेल जैसी रेलिंग लगाई गई है। इस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है और कमरे में बहुत सारा कचरा कूड़ा है और इस गंदी हालात में इन बच्चों को रखा गया है। अचानक इस कमरे में पार्क नाम का आदमी आ जाता है और पार्क ऐसे तो दिखाता है जैसे कि वो एक अनाथ आश्रम चला रहा है, लेकिन असल में उसने इन सारे बच्चों को पकड़ के रखा है और उनका यूज करके वो मिस्टर कांग की मदद करता है। इसमें से उसे भी फायदा ही होता है क्योंकि मिस्टर कांग उसे बच्चों के लिए पैसे देता है। पार्क के पीछे पीछे मिस्टर कांग भी इस कमरे में आ जाता है और सारे बच्चों को अपने पास बुलाता है। असल में सारे बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन वो मिस्टर कांग की बात मान लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो पार्क उनकी बहुत पिटाई करेगा। मिस्टर कांग इन सारे बच्चों को नीचे बैठने बोलता है और फिर उनके सामने ब्रेड फेंक देता है। ये बच्चे बहुत भूखे होते हैं, इसलिए वो ब्रेड खाना शुरू तो करने वाले होते हैं, लेकिन मिस्टर कांग बोलता है नहीं, अभी नहीं, जब मैं घंटी बजाऊं तभी तुम खाओगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोयोन को बहुत डर लगता है घंटी की आवाज से, और अब हमें उसकी वजह भी पता चल गई है। मिस्टर कांग और पार्क इन मासूम बच्चों को जानवरों से भी खराब ट्रीट करते हैं और ये बच्चे इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ बदला लेने वाली टीम साथ में बातें कर ही रहे होते हैं, जब अचानक दोकी को मिस्टर कांग का कॉल आता है। मिस्टर कांग दोकी को बोलता है चलो गोन के माँ बनने का टाइम आ गया है, मैं जो एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूँ उस एड्रेस पे तुम और गोन जल्दी आ जाना। और अगले सीन में दोकी और गोन उस एड्रेस पे चले जाते हैं। मिस्टर कांग ने इन दोनों को एक हॉस्पिटल में बुलाया होता है और जब ये दोनों मिस्टर कांग से मिलने जाते हैं तो वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने बेबी का नाम डिसाइड कर लिया। दोकी और गोन कुछ कह नहीं पाते तो मिस्टर कांग बोलता है कि अच्छा, तुम दोनों ने अभी तक नाम नहीं डिसाइड किया। देखो, तुम दोनों को एक बच्चा अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि अगर तुमने बच्चा अडॉप्ट किया तो गवर्नमेंट तुम्हें कंसेशन देगी जिससे तुम आसानी से अपना खुद का घर खरीद सको। मिस्टर कांग फिर दोकी और गोन के सामने एक फॉर्म रखकर बोलता है कि देखो, इस हॉस्पिटल में जल्दी एक बेबी जन्म लेगा और ये बेबी तुम दोनों का होगा। इस फॉर्म को तुम ध्यान से भरो, क्योंकि ये एक हमारे पास सबूत रहेगा कि गोन ही इस बेबी की असली माँ है। बाद में जब तुम्हें अपार्टमेंट मिल जाएगा तो मैं इस बच्चे को अपने पास रख लूंगा और तुम्हें सिर्फ जाकर पुलिस कंप्लेंट करनी है कि तुम्हारा बच्चा कहीं खो गया है, और पुलिस तुम पे विश्वास भी रख लेगी क्योंकि लीगली तुम दोनों ही इस बच्चे के माँ बाप हो। उसी वक्त मिस्टर कांग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि कोई तो हॉस्पिटल में आ गया है, और मिस्टर कांग दोकी और गोन को बोलता है कि तुम दोनों फॉर्म भर के रख दो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। और मिस्टर कांग कमरे से बाहर चला जाता है। इस हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में ही एक प्रेग्नेंट औरत आई होती है जिसे मिस्टर कांग का असिस्टेंट मार रहा होता है, और मिस्टर कांग जाकर अपने असिस्टेंट को रोकते हुए बोलता है कि रुको, इतने जोर से मत मारो, हमें जिंदा बच्चा चाहिए। और वो खुद इस औरत को जोर से थप्पड़ मारता है। ये औरत रोते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने वादा किया था कि मैं मेरे बच्चे को तुम्हें दे दूंगी,
दूंगी, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं मेरे बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। तो मिस्टर कांग उस पर जोर से चिल्लाता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुमने पहले शादी नहीं की है, फिर भी तुम्हें बच्चा हो रहा है, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और अब तुम मुझसे गद्दारी कर रही हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैंने तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट करवाने के लिए एक अच्छा कपल ढूंढा, मैंने इस हॉस्पिटल को तुम्हारे लिए भाड़े पे लिया और अब तुम मुझे नहीं बोल रही हो। मिस्टर कांग फिर इस औरत को बोलता है कि ठीक है, तुम तुम्हारा बच्चा मुझे नहीं देना चाहती ना, तो मैं खुद से तुम्हारा बच्चा छीन लूंगा। और ये पूरा सीन दोकी देख रहा होता है। दोकी से ये टॉर्चर देखा नहीं जाता है, इसलिए वो दीवार पे लगे हुए फायर इमरजेंसी अलार्म को मार देता है और इस अलार्म को सुन के मिस्टर कांग और उसके असिस्टेंट रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है। पहले ही अलार्म के शोर की वजह से सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए होते हैं। ऊपर से दोकी और गोन जाकर मिस्टर कांग को पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हमारा बेबी कहाँ है। तो मिस्टर कांग बोलता है कि अभी तक बेबी नहीं आया है, जल्दी मैं इस बारे में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अब के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस पूरे शोर शराबे के बीच एक प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल से बाहर भाग जाती है और मिस्टर कांग का असिस्टेंट उसे ढूंढ रहा होता है। थोड़ी देर में इस असिस्टेंट को ये औरत दिख जाती है रास्ते पे और वो अपनी गाड़ी से सिग्नल देता है इस औरत को रुकने के लिए, लेकिन ये औरत अपनी पूरी कोशिश करती है वहां से भाग जाने की। ऑब्वियसली उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस असिस्टेंट को बहुत गुस्सा आया होता है कि ये औरत उसकी बात नहीं मान रही है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस औरत का वो पैर तोड़ देगा ताकि वो कहीं भाग ही नहीं सकती। असिस्टेंट फुल स्पीड में अपनी गाड़ी लेके जाता है इस औरत की तरफ, लेकिन अचानक असिस्टेंट की गाड़ी के बीच और औरत के बीच एक टैक्सी आ जाती है और ये और किसी की टैक्सी नहीं, दोकी की टैक्सी होती है। दोकी अपनी टैक्सी से इस असिस्टेंट की गाड़ी को रोक लेता है और उतनी देर में ये औरत कहीं भागकर चली जाती है। दोकी फिर अपनी टैक्सी से बाहर उतरता है और फिर असिस्टेंट को उसकी गाड़ी से बाहर खींचकर उसकी बहुत पिटाई करता है और उसे वहीं पे छोड़ देता है। यहाँ इस प्रेग्नेंट औरत को गोन ने ढूंढ लिया है और इस औरत को शांत करते हुए गोन बोलती है कि प्लीज तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। और फिर ये औरत गोन और दो की टैक्सी में बैठे होते हैं। ये औरत रो रो कर बता रही होती है कि कैसे मिस्टर कांग ने उसे वादा किया था कि वो उसके बच्चे का अच्छा ख्याल रखेगा, लेकिन मिस्टर कांग ने उसके साथ धोखा किया है। दोकी और गोन फिर इस औरत को किसी संचल की जान पहचान वाली संस्थान में छोड़ देते हैं। इस पूरे हादसे के बारे में बदला लेने वाली टीम मिलकर बातें करते हैं और दोकी बोलता है कि मिस्टर कांग ऐसे ही औरतों को टारगेट करता है जो प्रेग्नेंट है लेकिन उन्हें किसी का सहारा नहीं है, उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती, उनकी शादी भी नहीं हुई है, इसलिए मिस्टर कांग उन्हें सपने दिखाता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छी जिंदगी दूंगा और ये औरतें उसमें फंस जाती है। ऐसे ही औरतों के बच्चे उनसे छीन कर मिस्टर कांग अपना बिजनेस चला रहा है और हमें कैसे भी करके मिस्टर कांग ने इन बच्चों को कहाँ छुपाया है ये ढूंढ के निकालना होगा। गोन फिर चेक करती है कि मिस्टर कांग के शहर में कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज है और दोकी पूछता है कि इन प्रॉपर्टीज में से उसकी सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कौन सी है जिसमें से उसे कोई फायदा ही नहीं होता। वो ऑब्वियसली इन बच्चों को अपने बड़े अपार्टमेंट में नहीं रखेगा, इसलिए कोई छोटी सी जगह होगी। गोन फिर चेक करती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर कांग की सारी प्रॉपर्टीज में से उसकी सबसे सस्ती प्रॉपर्टी है एक फोटो स्टूडियो, और ये फोटो स्टूडियो उसी जगह पे है जहाँ पे उन्हें पहली बार सोयोन मिली थी। दोकी फिर रात के वक्त इन बच्चों को ढूंढने के लिए फोटो स्टूडियो के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे वहाँ बच्चे नहीं मिलते। दोकी फिर स्टूडियो की तलाशी लेता है और उसे बहुत सारे फोटोज मिलते हैं छोटे बच्चे और उनके माँ बाप की, और इन फोटोज में से उसे सोयोन की भी फोटोज मिलती है। हर तस्वीर में सोयोन के साथ अलग अलग माँ बाप है और यहाँ ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोयोन की फीलिंग्स कैसे थी जब उसे हर दिन नए माँ बाप के साथ फोटो खिंचानी पड़ी थी। फोटो स्टूडियो में एक कपल आया होता है जिन्हें मिस्टर कांग ने चुना होता है नए अपार्टमेंट के लिए, और मिस्टर कांग सोयोन को बोलता है कि जाओ इनके साथ फोटो खिंचवाओ जैसे कि ये तुम्हारे माँ बाप है। लेकिन सोयोन को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि ये कपल सच में उसे अडॉप्ट करने वाला है और अब इसके माँ बाप है, इसलिए वो इस औरत का हाथ जाकर पकड़ती है और बोलती है मम्मी। तो ये औरत उस पर ही चिल्लाती है कि कौन मम्मी, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। सोयोन रोने लगती है क्योंकि उसे सच में लगा था कि वो अपने माँ बाप से मिलने वाली है, और मिस्टर कांग उस पर चिल्लाता है कह करके तुम रोना बंद करो, तुम्हारी वजह से फोटो गंदी आएगी। सोयोन हर फोटो शूट में जाती है ये सोचकर कि आज उसे कोई अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। फोटो शूट करवाने के बाद मिस्टर कांग इन सारे कपल्स को बोलता था कि इन फोटोज को फ्रेम करके अपने घर पे लगा लो ताकि पुलिस को कभी शक ना आए और उन्हें सच में लगे कि तुम्हारी बेटी है। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं और दोकी डिसाइड करता है कि सोयोन ने जैसा एक्सपीरियंस लिया है उसे जो दुख इतनी छोटी सी उम्र में फील हुआ है वो ऐसा एक्सपीरियंस किसी और बच्चे को नहीं आने देगा। और अगले दिन जब फोटो स्टूडियो में एक छोटी बच्ची को लाया जाता है नए पेरेंट्स के साथ फोटो शूट करवाने के लिए, तो दोकी उनके बीच में आ जाता है। दोकी को फोटो स्टूडियो में देखकर पार्क उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज तुम्हारे फोटो शूट का दिन नहीं है। तो दोकी उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता और छोटी बच्ची के सामने बैठ जाता है। बच्ची दोकी को पूछते है कि क्या तुम मेरे पापा हो, तो दोकी बोलता है नहीं, लेकिन मैं सारे बड़े लोगों
लोगों की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम तुम्हारी पीठ मेरी तरफ कर दो, तुम्हारे कान बंद करो, तुम्हारी आंखें बंद करो और 10 तक काउंट करो। 10 तक काउंट करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। बच्ची दोकी की बात मान लेती है और अपनी पीठ घुमाकर, अपने कान बंद करके, अपनी आंखें बंद करके वो 1 से 10 तक काउंट करना शुरू कर देती है। इस काउंटिंग के बीच दोकी पार्क और मिस्टर कांग के एक आदमी की बहुत धुलाई करता है और ये दोनों स्टूडियो से बाहर जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शटर खुलता ही नहीं क्योंकि बाहर से जिनोन और क्योंकू ने उसे पकड़ के रखा होता है। दोकी पार्क की पिटाई करते हुए उससे पूछता है कि बताओ बाकी के बच्चों को कहाँ छुपा के रखा है, तो पार्क उसे एड्रेस बता देता है। उतने वक्त में छोटी बच्ची की काउंटिंग हो गई होती है और दोकी इस बच्ची को अपने साथ वहां से लेकर जाता है। यहाँ मिस्टर कांग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, सर आपके नाम पे और एक घर हो गया है और एक प्रॉपर्टी आ गई है आपके पास। और मिस्टर कांग ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है। उसी वक्त मिस्टर कांग के ऑफिस में एक कपल आता है और वो चिल्लाने लगते हैं कि मिस्टर कांग तुम एक फ्रॉड हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने हमें एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बोला ताकि हमें अपार्टमेंट मिल जाए, लेकिन तुमने हमारा ही अपार्टमेंट हमसे छीन लिया है। मिस्टर कांग बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तो तुम्हारी मदद की। हाँ मैंने जरूर बोला था कि अगर तुम्हारे पास बच्चा होगा तो अपार्टमेंट खरीदना आसान हो जाएगा, लेकिन अडॉप्शन का आखिरी डिसीजन तो तुमने ही लिया था। तुम अडॉप्शन नहीं कर सकते थे लेकिन तुमने फिर भी किया क्योंकि तुम्हें अपार्टमेंट चाहिए था। मैंने तो तुम्हें लोन भी दिया ताकि तुम अपना घर खरीद सको, लेकिन तुमने ही ईएमआई नहीं दिया। इसमें गलत क्या है? अगर तुम ईएमआई चुका नहीं सकते तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी बन गई और बैंक्स भी तो ऐसे ही करते हैं। कपल चिल्लाने लगता है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो मिस्टर कांग बोलता है कि जाओ करो पुलिस कंप्लेंट। पहले तो पुलिस तुम्हारी ही पूछताछ करेगी क्योंकि तुमने इलीगली एक बच्चा अडॉप्ट किया, ऊपर से तुमने अपना कर्जा भी नहीं चुकाया और अब तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिस्टर कांग का असिस्टेंट इस कपल को उसके ऑफिस से बाहर फेंक देता है। तो अब हमें पता चल गया है कि मिस्टर कांग हमेशा गरीब लोगों को क्यों चुनता है नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि गरीब लोग कभी भी टाइम पे लोन नहीं चुका सकते और इसलिए उनकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी बन गई। और इसी फ्रॉड की वजह से मिस्टर कांग के पास आज शहर में 30 घर है और उसके पास एक बिल्डिंग भी है। उसी वक्त मिस्टर कांग को कोई वीडियो भेजता है जिसमें दोकी पार्क और मिस्टर कांग के आदमी की पिटाई कर रहा है और ये वीडियो देखकर मिस्टर कांग के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर कांग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि चलो जल्दी गाड़ी निकालो, हमें अनाथ आश्रम में जाना है। दोकी के वहां पहुंचने से पहले हमें सारे बच्चों को हमारे साथ लेके आना है। यहाँ दोकी अनाथ आश्रम में पहुंच गया होता है और उसे बच्चों के जूते तो बाहर दिखते हैं, लेकिन अनाथ आश्रम के कमरे में एक भी बच्चा नहीं होता। दोकी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा कोई बाहर से बंद कर देता है और ये और कोई नहीं मिस्टर कांग होता है। मिस्टर कांग दोकी को कमरे में लॉक कर देता है और फिर खिड़की से जाकर दोकी को पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? क्या इन बच्चों में से कोई बच्चा तुम्हारा है? क्या तुम एक बच्चे के बाप हो? बताओ तुम्हारे बच्चे का नाम। दोकी इन सारे सवालों को इग्नोर करता है और मिस्टर कांग को पूछता है कि तुमने आज तक जो कुछ भी किया, क्या तुम्हें उसके लिए जरा भी बुरा लगता है? मिस्टर कांग हंसकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का नाम पूछा तो तुम मुझसे ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं तो तुम्हारे बच्चे का नाम जानना चाहता था ताकि मैं उसे बता सकूं कि उसका बाप मर गया है। और मिस्टर कांग अनाथ आश्रम के आजू बाजू केरोसिन फेंकता है और वहां आग लगा देता है। दरवाजा लॉक्ड है, खिड़कियां छोटी है, आग बहुत तेजी से फैल रही है और दोकी कुछ कर नहीं सकता। उसी वक्त दोकी को एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है ऊपर की फ्लोर से, इसलिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऊपर के फ्लोर पे जाकर कबर्ड खोलता है और इस कबर्ड के अंदर एक घबराया सा छोटा सा बच्चा बैठा होता है। यहाँ मिस्टर कांग और उसके साथ ही बच्चों को वैन में बिठाकर कहीं लेके जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और जिनोन, क्योंकू और गोंद भी वहाँ पे आए होते हैं। उन्हें दिखाई देता है कि कैसे अनाथ आश्रम को आग लगी है और वो पैनिक होने लगते हैं कि दोकी की जान खतरे में है। गोंद दोकी को बोलती है कि हम तुम्हें बचाने आ रहे हैं, तो दोकी चिल्लाता है कहकर कि कोई जरूरत नहीं है, पहले बच्चों को सेफ रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस्टर कांग बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है उस पर तुम तीनों नजर रखो। जिनोन, क्योंकू और गोंद बहुत घबराए होते हैं दोकी के लिए, लेकिन वो दोकी की बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि दोकी हमेशा अच्छी प्लानिंग करता है, इसलिए वो मिस्टर कांग की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और यहाँ दोकी उस छोटे बच्चे के साथ ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की से नीचे जंप मार लेता है। मिस्टर कांग का पीछा करते हुए जिनोन, क्योंकू और गोन उसके ऑफिस के पास पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में दोकी भी उन्हें कांटेक्ट करता है कि वो भी वहां पे पहुंच ही रहा है। ऑफिस के एरिया में पहुंचते ही जिनोन, क्योंकू और गोन बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उतनी देर में मिस्टर कांग अपने ऑफिस में जाकर अपने गोल्ड बार्स और अपना सारा कीमती सामान पैक करना शुरू कर देता है। मिस्टर कांग को अपने ऑफिस के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बाहर भेजता है और उसका असिस्टेंट चिल्लाने लगता है। मिस्टर कांग दरवाजा खोलता है और उसके असिस्टेंट की बहुत बुरी पिटाई किसी ने की होती है और ये और कोई नहीं दोकी होता है। दोकी मिस्टर कांग को पीटना शुरू कर देता है और पूछता है कि बताओ बच्चों को कहाँ पे छुपा के रखा है। तो मिस्टर कांग बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि बच्चे कहाँ पे है। अगर मैं जिंदा रहा तो वो बच्चे जिंदा रहेंगे और अगर तुमने मुझे आज छोड़ दिया तो मैं उन बच्चों को वैसे ही जाने दूंगा। ये बात सुनकर दोकी पीछे हट जाता है क्योंकि उसके लिए बच्चों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी बात का फायदा मिस्टर कांग उठाता है और अपनी नेम प्लेट से दोकी पे अटैक करना शुरू कर देता है। उतने वक्त में जिनोन, क्योंकू और गोन को बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें एक वैन की डिक्की में एक केज के अंदर बंद करके रखा है
और इस बात के बारे में वो दोकी को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर क्या, दोकी मिस्टर कांग की एक भी बात नहीं सुनता और मिस्टर कांग की बहुत ज्यादा धुलाई करता है। अगले सीन में दोकी ने मिस्टर कांग को सूटकेस में बंद करके रखा होता है, जैसे मिस्टर कांग ने उन बच्चों के साथ किया, और उसे एक डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया होता है। दोकी मिस्टर कांग को बोलता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देना चाहता हूँ, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब ठीक से दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और दोकी फिर से एक बार वही सवाल पूछता है कि तुमने आज तक जो कुछ भी जिंदगी में किया उसके लिए तुम्हें बुरा लगता है या नहीं। तो मिस्टर कांग बोलता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि इन बच्चों का कोई ख्याल रखने वाला है नहीं। अगर मैंने उनका फायदा उठा लिया मेरे बिजनेस के लिए तो इसमें बुरा क्या हुआ। और ये बात सुनकर दोकी का दिमाग खराब हो जाता है। दोकी गार्बेज ट्रक में बैठता है और गार्बेज ट्रक में जो कुछ भी कचरा होता है वो मिस्टर कांग पे वो फेंक देता है, और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। फिर से एक बार दोकी और उसकी टीम का बदला लेने का मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया है, और रात भर मिशन करने के बाद दोकी सुबह टैक्सी कंपनी में जाता है अपनी टैक्सी वापस करने के लिए, जब वो वहाँ पे हाजुन को मिलता है। हाजुन बहुत स्वीटली दोकी को बोलता है, गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हारी नाइट ड्यूटी अभी खत्म हुई। और थोड़ी देर में हाजुन भी अपनी टैक्सी ड्यूटी के लिए बाहर चला जाता है। रास्ते में एक आंटी उसकी टैक्सी को हाथ दिखाती है, लेकिन हाजुन वहाँ रुकता नहीं, और ये बात बहुत अजीब होती है। हाजुन अपनी टैक्सी लेकर एक आलीशान बंगले के पास आ जाता है, और जैसे ही वो टैक्सी से नीचे उतरता है, बंगले के आसपास जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सब हाजुन को सलाम मारते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर। हाजुन अपनी टैक्सी की चाबी एक बॉडीगार्ड को देकर बोलता है कि आज सिर्फ 7 कस्टमर्स लो, और हाजुन फिर इस बंगले के अंदर चला जाता है। यहाँ ये सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाजुन ने उसके कपड़े चेंज कर लिए हैं और उसने अब एक्सपेंसिव कपड़े पहन लिए हैं। उसके हाथों में एक लग्जरी वॉच है, उसके हाथों में एक महंगी रिंग है, और उसने अपने बालों को जेल लगा लिया है। यूजुअली हमें स्वीट और इनोसेंट हाजुन दिखाया जाता है, लेकिन इस सीन में हाजुन एक नए और अनजान इंसान की तरह दिखाई देता है। हाजुन इस सीन में बहुत देर तक अपनी दीवार को देखकर घूर रहा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एग्जैक्टली इतना इंपॉर्टेंट क्या देख रहा है। दीवार पे लगी होती है फोटोज दोकी, जिनोन क्योंकू, गोन और संगचल की, यानी बदला लेने वाली टीम की। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी बदला लेने वाली टीम की चुपके से फोटोज खींच रहा था वो सब हाजुन के लिए काम कर रहे थे। यहाँ सोयोन और सोमांग को एक बहुत अच्छे कपल ने अडॉप्ट किया होता है, और उनसे ही मिलने संगचल आया होता है, क्योंकि आज सोयोन की बर्थडे पार्टी है। सोयोन और सोमांग जो इतने सालों से दुखी थे क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था, उन्हें बहुत अच्छे माँ बाप मिल गए हैं, और उन्हें खुश देखकर संगचल भी बहुत खुश होता है। यहाँ मिस्टर कांग गली के भिखारियों के साथ बैठा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि मेरे पास 30 प्रॉपर्टीज है, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि सबको लगता है ये कोई पागल इंसान होगा। अचानक कोई इंसान आकर मिस्टर कांग के सामने खड़ा हो जाता है और मिस्टर कांग घबराकर चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उस टैक्सी ड्राइवर ने किया। और ये इंसान उसे बोलता है कि अच्छा, टैक्सी ड्राइवर ने किया, क्या तुम तुम्हारी स्टोरी मुझे डिटेल में बता सकते हो। और फिर हमें इस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है, और ये और कोई नहीं हाजुन होता है। यह एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।